दोस्तों पीएफ की तरफ से साल खत्म होते होते एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ा अपडेट आया है उन लोगों के लिए जिनका यूएन डिसेबल हो गया था। जी हां, आपने सही सुना है, जो डिसेबल हो गया था उसको इनेबल कैसे किया जाएगा, इसके लिए पीएफ ऑफिस ने पूरा 123 पेजेस का डॉक्यूमेंट जारी किया है। और मैं इस वीडियो में आपको इसी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं, कैसे डिसेबल को इनेबल किया जाएगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो डिसेबल हो चुका है वो कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। इसके अंदर मैंने एक हिंट दिया था कि गुड न्यूज जल्दी आने वाली है, और ये है वो गुड न्यूज जिसके अंदर यहाँ पे मेरे को पीएफ के अधिकारी ने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जहां पे क्लियर कट समझाया गया है कि अगर डिसेबल हो गया है तो उसको इनेबल कैसे किया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। साथ में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है, इसलिए पीएफ के अधिकारी जो है वो भी इस बात को समझते हैं, और वो मेरे को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा है इस भरोसे पे भेजा है कि मैं हजारों लोगों को यहाँ पे सही जानकारी पहुंचा पाऊंगा। तो मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर जो बताऊंगा मोटा मोटा मैं आपको समझा दूंगा। ये जो है 123 पेजेस हैं, तो 123 पेजेस को एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कैसे डिसेबल को इनेबल किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे समझ के देखो, एक होता है एसओपी। ये एसओपी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है एसओपी फॉर फ्रीजिंग एंड डिफ्रीजिंग एमआईडी, यूआईडी और एस्टेब्लिशमेंट आईडी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम कैसे किसी का अकाउंट जो है फ्रीज करेंगे। फ्रीज मतलब हो गया ब्लॉक करना, ये टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। और डीफ्रीज करेंगे, अगर किसी का फ्रीज कर दिया तो उसको चालू करने का काम हम किस तरह करेंगे, इसके लिए एसओपी बनाया गया है। ये एसओपी खास तौर पे सिर्फ यूएन डिसेबल के लिए नहीं, ये एसओपी एक जनरल पर्पस के लिए बनाया गया है कि आगे चल के, भविष्य में चल के अगर किसी अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है, किसी अकाउंट को हमें ब्लॉक करना है तो कैसे किया जाएगा। आज तक 22 दिसंबर 2023 से पहले इसका कोई स्टैंडर्ड एसओपी नहीं था, मनमर्जी से यहाँ पे ब्लॉक होता था। अब उस चीज को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आया गया है और इसी बारे में इस डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है फ्रीज और डिफ्रीज। तो इसको मैं आपको मोटा मोटा पहले समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। खाली पेज पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप समझते हैं कि आपका डिसेबल हो गया है। तो डिसेबल के लिए इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ। डिसेबल के लिए इसमें लिखा गया है कि अगर पीएफ ऑफिस को ऐसा लगता है कि किसी खाते से या किसी यूएन अकाउंट से कोई भी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो उस अकाउंट को डिसेबल किया जा सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो आप लोगों के केस में ऑलरेडी डिसेबल हो चुका है। किस वजह से हो चुका है? दो तीन वजह हैं, जैसे एबीआरवाई स्कीम के अंदर होना, किसी और से केवाईसी कराना या फिर श्रम कार्ड बनाना। इन तीन वजहों से आपका डिसेबल हुआ है। तो आपकी कंडीशन क्या है? आपकी कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब आपको किस चीज पे ध्यान देना है? अब आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अब जो फ्रीज हो गया है वो अनफ्रीज कैसे होगा। तो हम जो प्रोसीजर यहाँ समझेंगे वो अनफ्रीज के बारे में समझेंगे। अभी मैं आपको इस वाली वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो में ये बताऊंगा इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोटा मोटा क्या लिखा है। हमने यहाँ पे सबसे पहला पेज देख लिया। सबसे पहले पेज में यही चीज लिखी है कि एसओपी है जो फ्रीज और अनफ्रीज करने के बारे में है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है खास। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला पेज काम का आता है, मैंने ये सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बात कही जा रही है इसमें यही कही जा रही है कि हम कब किसी अकाउंट को फ्रीज करेंगे। हम करेंगे जब हमें प्रोटेक्शन करना होगा, या हमें लगेगा कि ये कोई फ्रॉड होने वाला है, या फिर हमें किसी खाते के जेन्युइन होने के बारे में जानना होगा, तब हम किसी का खाता फ्रीज करेंगे। और इसी वजह से आपका डिसेबल जो किया गया है वो इसी वजह से किया गया है। तो यहाँ पे पर्पस के अंदर बताया गया है कि आपका अकाउंट फ्रीज किस वजह से किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, तो एमआईडी मतलब हो गया मेंबर आईडी, उसके बाद यूएन मतलब हो गया यूएन नंबर, और एस्टेब्लिशमेंट आईडी मतलब हो गया कि कोई कंपनी की आईडी किसी ने बना रखी हो। जैसे बहुत सारे लोग कंपनी की आईडी बनाते हैं और उसको फ्रॉड करते हैं, उसमें लोगों का केवाईसी कर देते हैं, जिससे आगे चल के लोगों का काम अटक जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो आपके समझने की जरूरत है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फ्रीजिंग करने के बारे में बताया गया है।
फ्रीज करने के अंदर ये कहते हैं कि टेम्परेरी तौर पे डिसेबल किया जा सकता है। डिसेबल क्या क्या किया जाएगा? डिसेबल कर दिया जाएगा कि वो आदमी अपना लॉगिन नहीं कर सकता, जैसे कि आप अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वो आदमी अपना नया यूएन नंबर नहीं बना सकता, केवाईसी ऐड नहीं कर सकता है, इसके अलावा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सेटलमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो एक तरह से अगर आपका डिसेबल हो रखा है तो आपका सेटलमेंट के ऊपर भी एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, आप एडवांस नहीं निकाल सकते हो, ऐसा इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और अगर एडवांस निकालना है तो उसकी जांच करी जाएगी, जांच के बाद ही आपका काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद जब फ्रीज की बात होगी तो डिफ्रीज की भी बात हो रही है। तो डिफ्रीज का मतलब होता है रीस्टोर करना, मतलब जैसे आपका खाता आप खोल पा रहे थे, आप देख पा रहे थे, आप उसमें अप्लाई कर पा रहे थे, मतलब उसको डीफ्रीज करने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, इसके बारे में 4.8 में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा गया है कि भाई ये डीफ्रीज करेगा कौन, कौन अधिकारी करेगा? वहां जो काउंटर पे बैठा है वो करेगा या फिर जो अंदर साहब बैठे हैं वो करेंगे? तो यहाँ पे उन साहब की कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किस अधिकारी के पास होगा। एपीएफसी मतलब होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और आरपीएफसी मतलब होता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये एक हायर अथॉरिटी होती है, इनके अंडर में दिया गया है कि ये जो है अनफ्रीज या फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अथॉरिटी बता दी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किनको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के अंदर आपको तो पता ही है कि किसका फ्रीज किया गया है, कैसे फ्रीज करना है ये बता दिया गया। उसके बाद बता दिया गया कि इंटीमेशन, बहुत बड़ी बात है ये, जो कि इंटीमेशन करने की बात कही जाती है। अभी तक आपका जो भी डिसेबल हुआ है, जो भी डिसेबल हुआ है, क्या आपको कोई मैसेज आया है कि आपका अकाउंट हमने डिसेबल कर दिया है? किसी को भी मैसेज नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी पर्सन का अकाउंट डिसेबल किया जाता है तो उसको एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा, बल्कि जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी के मालिक को या जो भी पर्सन वहां रजिस्टर्ड होगा उसको भी एसएमएस के थ्रू जानकारी दी जाएगी, इसके बारे में लिखा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई साहब इसमें कितने टाइम के लिए आप किसी अकाउंट को फ्रीज कर सकते हो। तो यहाँ बहुत अच्छी चीज लिखी है कि हम किसी भी अकाउंट को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अगर कोई यूएन नंबर है तो उसे हम 15 दिन के लिए पहली बार फ्रीज करेंगे, ऐसी बात यहाँ पे लिखी है। जबकि आप जानते हैं कि जिनका यूएन डिसेबल हुआ है केवाईसी की वजह से या फिर एबीआरवाई स्कीम की वजह से, उसको लगभग 1 साल होने को आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट कहा जा रहा है ये 30 डेज का कहा जा रहा है, और ये 30 डेज का जो पॉइंट है, अगर आज के टाइम पे किसी का नया फ्रीज किया जाता है ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। आप लोगों का जो पुराना केस चलता आ रहा है, आपके लिए यहाँ पे 30 दिन वाली बात मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो 30 दिन है ना, 30 दिन को भी कैटेगरी में बांटा गया है। 30 दिन में से बोला गया है कि 15 दिन में आप अपनी शिकायत लगा दीजिए और 15 दिन में सुनवाई करके आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि किसी और जांच की जरूरत होती है तो 30 दिन प्लस 14 दिन लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है? इसके बाद बोला जा रहा है कि मान लो कि आपसे कुछ नहीं पूछा गया, उनको शक हुआ और सिस्टम ने आपका ब्लॉक कर दिया, तो वो ऐसा कहते हैं कि हम आपका जो जो खाता है ना उसको सुओ मोटो मतलब खुद से भी उसे अनफ्रीज कर सकते हैं। देखिए मेरे को कानूनी भाषा पता है, मैंने बहुत सारे कानून पढ़े हैं, लगभग 60 से 70 कानून आज तक मैं पढ़ चुका हूं, और इन कानूनों की लैंग्वेज में जो चीजें मैं आपको समझा सकता हूं वो मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इस टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, एसओपी में जो बताया गया है उस टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी बात लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग लेवल पे वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो कौन आदमी उसकी जांच करेगा? तो उसकी जांच करने के डीए होता है, डीए मतलब होता है डीलिंग असिस्टेंट। ये डीलिंग असिस्टेंट का काम है कि वो आपके खाते की जांच करे, वो उसके जेन्युइन है या नहीं है इस बात की जांच करे। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो आपके काम की है, मैं बस वही पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पे अगला पॉइंट कहा जा रहा है वेरिफिकेशन जो है एओ करेगा, मतलब उससे ऊपर लेवल का है तो एओ करेगा। ठीक है, तो एओ के लिए क्या क्या चीजें हैं? एओ जो है जांच कर सकता है, एओ जो है डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब यहाँ पे विशेष चीज ये है कि अभी तक इस जांच में कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मेंबर से डायरेक्ट तौर पे पूछा जाएगा। इसमें जो जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो कंपनी से मांगे जा रहे हैं, ना कि मेंबर से मांगे जा रहे हैं। जैसे कि बोला गया है फॉर्म 9, फॉर्म 24, ये सब चीजें जो है ये कंपनी के पास होती हैं, ना कि मेंबर के पास होती हैं। फिर बोला गया है कि आपको ईमेल किया जाएगा, कंपनी वालों को ईमेल किया जाएगा, ना कि आपको ईमेल किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं
जो मैं बात कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग इस पे फर्जी वीडियोस बनाएंगे, तो जो आपको दिखे, जो आपको नजर आए कि हाँ भाई ये एक्चुअल में ये चीज यहाँ लिखी हुई है, उसी चीज पे आपको भरोसा करना है, वरना कोई भी कुछ भी मतलब आपको बता देगा तो आपके लिए ये चीज गलत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ओ लेवल पे होगा जांच। ठीक है, टाइमलाइन का ध्यान रखना है, और उसके आगे जो है वेरिफिकेशन उससे ऊपर लेवल पे एपीएफसी लेवल पे भी हो सकती है। अब मेन जो आपका काम है, जहां आपको बातचीत करने की जरूरत, जहां आपको अपना पहचान बताने की जरूरत हो सकती है, वो आता है आपका एपीएफसी लेवल में। और एपीएफसी लेवल के अंदर क्या बताया गया है, यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये ध्यान से समझना है आपको, यहीं से आपका जो है इनेबल होगा। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, जब जांच पूरी कर लेगा, डीए कर लेगा, एओ कर लेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपने ऊपर अधिकारी को रिपोर्ट अपनी भेज देगा। रिपोर्ट भेज देने के बाद वो अपनी जांच करेंगे। एपीएफसी मतलब जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर या फिर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जांच करेंगे, और ये साबित करना होगा कि भाई ये पर्सन जेन्युइन है। इस जेन्युइन साबित करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको क्या करना है, फिजिकल विजिट करना होगा क्लेमेंट को। क्लेमेंट मतलब फिजिकली विजिट करेगा रीजनल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, या फिर ये जो निधि निकट 2.0 है, जहाँ पे आपके अधिकारी जो हैं आपसे मिलने के लिए बैठते हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, या फिर आप खुद भी अगर जाएंगे तो वहाँ आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर आइरिश या फिर बायोमेट्रिक लगाया जाएगा। इससे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। साथ में ही जो आपका फिजिकल जो आप जा रहे हैं वहाँ पे आप जाके अपने आप को पहचान अपनी बता सकते हैं। इस तरह से बातें कही गई हैं। साथ में यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है कि आप वर्चुअली मीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया जाए, आपसे बोला जाए हाँ जी ये आपका अकाउंट है, आप बताइए आपका अकाउंट, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपने कहाँ नौकरी करी थी, ये सारी चीज़ें आपको वर्चुअल मीटिंग के थ्रू भी कही जा रही है। तो वर्चुअल मीटिंग मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादातर ऑप्शंस दिए जाएंगे किसी भी मेंबर को। ज़्यादातर ऑप्शन जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद जो ऑप्शन रहेगा वो यही है कि ये लोग अपनी जांच कर लें, और जांच करके जो भी मेंबर का डिसेबल है वो अपने निकटतम पीएफ ऑफिस में जाए। वहाँ पे जाके जो वहाँ पे जो कैंप लगता है उस कैंप में जब वो प्रेजेंट होगा तो उसके अपना बायोमेट्रिक और आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे वेरीफाई कर ले। पहचान उसकी वेरीफाई होने के बाद वहाँ से अनब्लॉक कर दिया जाए। इस तरह का मेरा मानना है, और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके आगे का जो प्रोसेस है ये और भी स्टेप्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर्सन के कर देने से आपका काम हो जाएगा। इसके और भी आगे स्टेजेस आते हैं, लेकिन जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपकी जो बातचीत है, वो इसी पॉइंट पे आके होती है जहाँ जब जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो आपका मैटर है वो चला जाएगा एपीएफसी के पास। एपीएफसी जब आपसे पर्सनली इसमें जो है इंटरेक्ट करेंगे अगर, तो वहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करके, आपका बायोमेट्रिक लगा के, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि ना केवल ये यूएन को ब्लॉक कर सकते हैं, बल्कि कंपनी की जो आईडी होती है, जो कंपनियों की फर्जी आईडी बना लेते हैं, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर उसको अनब्लॉक करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या लेवल फॉलो करेंगे, ये इस बारे में बताया गया है। अभी तक हमने 15 पेज यहाँ पे पढ़ लिए हैं, और 15 पेज पढ़ने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। आगे जो चलना है उसके अंदर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एसएमएस आएगा, तो ये एसएमएस के बारे में लिखा गया है। एसएमएस के बारे में यही लिखा गया है कि आपको किस तरह का एसएमएस आएगा, और आपको जो है शिकायत कहाँ पे लगानी है। अगर आपको शिकायत लगानी है फ्रीज करने की, मतलब आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आप शिकायत कहाँ लगाओगे। तो शिकायत लगाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है यूएन नंबर और एस्टेब्लिशमेंट नंबर। आपकी जो शिकायत है वो किससे रिलेटेड है, आपकी शिकायत यूएन नंबर से रिलेटेड है। तो ऐसा बताया गया है कि ईपीएफ जो पीएफ ग्रीवाइंस की वेबसाइट है उस पे ये ऑप्शन डाला जाएगा। कब डाला जाएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे कोई पेज छोड़ तो नहीं रहा ना, जो ध्यान से बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, डिसेबल वाला आगे कंप्लेन वाले सेक्शन में दिया जाएगा। इसके आगे यहाँ पे जो दिया गया है
ये उनका अपना इंटरनल वर्किंग का है कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आईएएस मतलब हो गया, मेरे हिसाब से इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन हो गया। तो इनका ये कहना है जो हमने ये एसओपी बना दिया है ना, इस एसओपी को कंप्यूटर पे लागू करने का काम, मतलब कंप्यूटर मतलब क्या, पीएफ ऑफिस में जो कंप्यूटर है उसके अंदर ढांचा बनाने का काम जो है वो 90 दिन के अंदर पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। आईएस डिवीजन मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन को ऐसा कहा गया है कि देखो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको वेरिफिकेशन करना है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन करना है, ऐसे ऐसे जांच करनी है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जैसे पीएफ ऑफिस है, तो पीएफ ऑफिस को कहा गया है भाई तुमको, हम 3 तरह से तुम्हें फ्रॉड के बारे में बता सकते हैं। या तो तुम रीजनल मतलब मान लो कि दिल्ली का ऑफिस है, दिल्ली के ऑफिस को लगता है कि भाई यहाँ फ्रॉड हो रहा है, तो दिल्ली का ऑफिस खुद ही उसको ब्लॉक कर दे, या फिर हेड ऑफिस ब्लॉक कर दे, या फिर तीसरा और एक तरीका बताया गया था। अगर तीनों तरीके में से आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या जांच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सिस्टम के अंदर एक अलग से ई फाइल बनेगी, ई फाइल के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा जो जो आपने जांच करनी है, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने लगाना है। तो आप मतलब मन मर्जी से ऐसा नहीं कि किसी भी रामलाल के खाते में पैसे देखे और रामलाल का खाता फ्रीज कर दिया, रामलाल आएगा तो हम उससे पैसे लेंगे, ऐसा ना हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ई फाइल का सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर आप जो जांच कर रहे हैं, आप जिन तथ्यों को जुटा रहे हैं, उन सभी को आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही कलेक्ट करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस सिस्टम के अंदर रखना होगा, ताकि मान लो कि आगे कभी जांच होती है तो उस जांच को किया जा सके और उस जांच से वेरीफाई की जा सके। तो ये सब सिस्टम को बनाने के लिए पीएफ ऑफिस ने अपने ही इंटरनल सिस्टम को 90 डेज का टाइम दिया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भाई साहब ये जो आप एसओपी है ना, इसके हिसाब से अपने डैशबोर्ड को तैयार कर लीजिए। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं जरूरी डिसेबल के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई साहब ये जो कंप्लेन वाला सिस्टम है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, मान लो कि ये बना दिया गया फ्रीज और डिफ्रीज, तो भाई इसको मॉनिटर कौन करेगा कि जो ये एसओपी बना है उसके बारे में सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगला पॉइंट यहाँ ध्यान से देखिएगा, टाइम मैट्रिक्स है। टाइम मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि कितने दिन में कोई काम होगा, कौन सा काम कितने दिन में होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ई फाइल वाली बात बताई कि ई फाइल बनेगा, तो ई फाइल कौन बनाएगा, ई फाइल जो पहला ऑफिसर होगा वो बनाएगा। तो पहले ऑफिसर को बताया गया है कि जिस दिन उसको लगा कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, उस दिन से 4 दिन का उसको टाइम है, ई फाइल बना लो और ई फाइल बनाने के बाद फिर अपने काम से आगे बढ़ा दो। अगला काम जो है एसएस का होता है, एसएस के पास T+8 है, मतलब जो अगले 4 दिन का टाइम है वो एसएस को दिया गया है। फिर ऐसे ही आगे टाइम देते देते यहाँ पे बोला गया है कि भाई सारा का सारा प्रोसीजर 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर हो जाए। 30 दिन के अंदर जांच कर लो फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको और ज्यादा टाइम लगता है तो प्लस 14 दिन और ले लो। इतने दिन के अंदर में आपको ये पहचान कर लेनी है कि ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो उसको पकड़ो, उससे वसूली करो, और अगर जेन्युइन है तो उसको छोड़ दो, उसका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर दो, ऐसा बताया गया है। तो यही चीज अगले पॉइंट पे भी लिखी गई है कि यहाँ मैंने आपको चीजें जो दिखाई गई हैं इसी के बारे में लिखा गया है। आगे मैं क्या बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट टेम्पलेट क्या है, इसको किस तरह से जो है दिखाया जाएगा, इसके लिए एनेक्जर 1 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये एसओपी जो है, ये एसओपी कब से लागू हो रही है। तो एसओपी लागू होने का मतलब ये है कि देखो मैंने आपको बताया, शुरू में बताया कि ऐसे जो फ्रीज और अनफ्रीज करना था, इसके बारे में पहले कोई भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं था, कोई भी एसओपी नहीं थी। तो यहाँ बोला गया है कि क्या ये पहली बार बनाया गया है, यस। इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, इफेक्टिव डेट है 22 दिसंबर 2023। तो ये हमारी इफेक्टिव डेट हो गई। सिग्निफिकेंट चेंज क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज तो तब होगा ना जब पहले कुछ होगा, पहले कुछ है ही नहीं, तो न्यू एसओपी ये माना गया है। उसके बाद बोला गया कि आप पहले कोई एसओपी है, नहीं जी पहले कोई एसओपी नहीं है, फ्रेश बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या पहले वाले को रिप्लेस कर रहा है, तो पहले वाला कोई है नहीं तो रिप्लेस क्या करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया गया है
कि यहाँ पे किस तरह से ये चीजें होती हैं। देखो, अगर आप पीएफ का काम करते हो या फिर आप ना आपका खुद का डिसेबल हुआ है तो आप ध्यान से समझना। मैं अगली वीडियो और बताऊंगा जिसके अंदर डिसेबल क्या जो आपका केसेस है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी मैं ये एसओपी को आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको ना लगे कि भाई ये चीज हमसे छूट गई या इस चीज का मतलब नहीं बताया। फटाफट आपको पेज पढ़ के दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या मोटी मोटी बातें लिखी हैं। अब फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट का मतलब होता है पहले स्टेप पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा, इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हो गया? फ्लो चार्ट का मतलब हो गया भाई स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, उसको कोई ऐसा सस्पिशियस लगा। सस्पिशियस लगने का बेस क्या है? सस्पिशियस लगने के कई बेसिस होते हैं। जैसे पीएफ ऑफिस ने अपने ही कंप्यूटर में कई सारे सिस्टम्स, कई सारे फिल्टर्स लगा रखे हैं जिससे किसी भी अकाउंट के सस्पिशियस होने के बारे में पता लग जाता है। जैसे अगर एक पर्सन एक ही बैंक खाते में एक से ज्यादा यूएन के पैसे विड्रॉ करता है तो वो भी सस्पिशियस हो जाता है। ठीक है, अगर एक पर्सन, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कई सारी केवाईसी की जा रही है तो वो भी एक सस्पिशियस केस आ जाता है। इस तरह से जैसे ही सस्पिशियस केस हुआ, आपका सस्पिशियस केस बना, उसके बाद ये केस कहाँ से आ सकता है? हेड ऑफिस से, जोनल ऑफिस से या रीजनल ऑफिस से। मैंने आपको बताया कि 3 जगहों से ये जांच आ सकती है। इसके बाद आपको क्लासिफाई करना है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये इन्होंने फ्रॉड की कैटेगरी बना रखी है कि किस कैटेगरी का आपको सस्पिशियस है, किस कैटेगरी का आपको शक है। उसके बाद ये आगे की जांच हो गई, जांच वांच हम कर लेंगे। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हम इंटीमेट कर देंगे। इंटीमेट करने का मतलब हो गया कि भाई साहब मेंबर को बता दो कि यार उसका जो है इस तरह से आप लोगों ने इस तरह से रोका है खाता। तो यहाँ पे कंप्लीट एक फ्लो चार्ट दिया गया है और फ्लो चार्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि हम जो है मेंबर को एसएमएस भेजेंगे, कंपनी को एसएमएस भेजेंगे और रीजनल जो ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, इसका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है 3.0, उसको भी हम अपडेट करेंगे। मतलब देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप टेक्निकल पर्सन होंगे तो ही आपको समझ आएगा। देखो, एक होता है एमआईएस। एमआईएस होता है जहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से इंटरनल इनका जो सिस्टम होता है किसी की भी जांच करने का या किसी का भी पीएफ अकाउंट चेक करने का, उसे बोला जाता है एमआईएस। तो इनका ये कहना है कि हम जो ये फ्रॉड या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको भी हम एमआईएस में इंकॉर्पोरेट करेंगे कि अगर किसी ऑफिसर को जांच करनी है इस बारे में कि ऐसा ऐसा कोई जांच चल रही है या उसका क्या हुआ या उसके उसमें क्या प्रोग्रेस है, तो इन सभी का स्टेटस जो है एमआईएस 3.0 पे दिखना चाहिए। तो ऐसा बताया गया है कि हम 3 जगह अपडेट करेंगे। एक तो एसएमएस भेज देंगे मेंबर को, एक भेज देंगे एम्प्लॉयर को और एक भेज देंगे हम जो एमआईएस है उसमें भी हम ये रिपोर्ट अपडेट कर देंगे। जो एक भले पीएफ अधिकारी हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट मुझे भेजा है, कृपया करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। मेरे को आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके बाद मैं आपको आगे पेजेस दिखा रहा हूँ कि भाई साहब अगर आपको ऐसा ना लगे यार ये डॉक्यूमेंट पे क्या था, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो अगला वाला क्या है? अगला वाला कहा गया है कि फ्रॉड वाले केसेस को कैसे हैंडल करना है, कौन कौन अधिकारी होगा, इस कौन कौन जांच करेगा। ठीक है, इसके बाद ये अलग अलग सर्कुलर्स हैं। अब होता क्या है ना, ये कानून है। कानून के अंदर क्या होता है? कानून के अंदर रेफरेंस दिया गया है कि हम जो ये एसओपी बना रहे हैं, इस एसओपी के अंदर हम किन किन फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ब्लॉक तो पहले भी करते थे, लेकिन अगर ब्लॉक करते थे तो उनमें किन किन कंपोनेंट को कब कब इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया था, ये एसओपी के अंदर लिखना होता है। एसओपी का मतलब ये होता है भाई साहब, तो इसके बारे में अगर कोई भी दुनिया की चीज है तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो पुराने पुराने दे रहे हैं ना 2019 के, 2020 के, जब जब इस तरह का कोई सर्कुलर आया होगा उन सबको इंकॉर्पोरेट किया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि हमने जो एसओपी बनाया है इसमें इन इन सर्कुलर्स को हमने रेफरेंस लिया है और इस एसओपी के आने के बाद ये सभी सर्कुलर साइड हट जाएंगे और जो हमारा एसओपी आज के टाइम पे है वही एसओपी हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कानून की भाषा होती है, कानून का तरीका होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि भाई साहब 27 मार्च को, अब यहाँ पे साल नहीं लिखा है, आई थिंक ये 2018 होगा, 27 मार्च को भी हमने ऐसी कोई मीटिंग करी थी।
उस मीटिंग में हमने किन चीज़ों के बारे में समझा था। तो ये हो गया, कितने पेजेस हो गए, ये हो गया 32 पेजेस, ठीक है। उसके बाद ये है कि 2021 के अंदर भी हमने ऐसा कुछ निर्देश दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट बताया गया है ना, इसके आगे पेज नंबर 34 के आगे जो भी लिखा है वो आपके कोई भी काम का नहीं है। ये आरबीआई का एक डॉक्यूमेंट है जो एडवाइस के तौर पे दिया गया है कि किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड को कैसे बताया जाएगा और कैसे आरबीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे 34 नंबर पेज से आगे जो लिखा गया है वो एसओपी का हिस्सा एक तरह से नहीं है। जो रिजर्व बैंक की तरफ से कभी कोई सर्कुलर दिया गया था ये उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको इसके आगे कुछ भी नहीं जानना है। ये एक कंप्लीट रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर इतने लाख से ऊपर का फ्रॉड हो तो कहाँ पे सीबीआई को बताना पड़ेगा, और इतने करोड़ का फ्रॉड हो तो किसको बताना पड़ेगा, कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पे 123 पेजेस को बढ़ा बढ़ा के दिखा दिया है। तो आपको अगर ये एसओपी का समझना है तो मैंने जो आपको बताया है हर पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपका जो एसओपी है ये शुरुआती कितने पेजेस में है, अगर मैं आपको पेजेस का समझाऊं तो पेजेस जो आपके लिए रेलेवेंट पेजेस हैं वो कितने हैं। रेलेवेंट पेजेस आपके लिए पड़ते हैं 123 में से सिर्फ 19 पेज आपके काम के हैं, बाकी जो पेजेस हैं वो बेकार हैं, वो आपके कोई मतलब के नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने इस एसओपी को बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब अगले वीडियो में आप जानेंगे खास तौर पे अगर डिसेबल है तो डिसेबल का आपको क्या करना पड़ेगा, कितने दिन में आपका इनेबल हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी डॉक्यूमेंट के बेस। ध्यान से अगली वीडियो देखिएगा। अगर डिसेबल है और अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आप चीज़ों को कानून के तौर से समझना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ। अगर आप समझ के देखो, अगर फ्री में मैं यूट्यूब पे इतना अच्छा बता रहा हूँ तो पेड के अंदर मैं कितना अच्छा बताऊंगा और कितना अच्छा मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो आशा करूंगा ये बात से आप सहमत होंगे और आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट भी बन सकते हैं और पीएफ विड्रॉल भी कर सकते हैं, या अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो वो भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको हो कि हमें 1 रुपये नहीं देना है तो भी मैंने सारी पीएफ की जानकारी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां अपने काम की वीडियो ढूंढिए और उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। कोर्स और पर्सनल कंसल्टेशन का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।